जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय फजलपुर ढाकी में। ये गांव है बिजनौर से नूरपुर रोड पे, ज़िला बिजनौर के अंदर। और यहाँ बहुत समय से अपने एक प्रधान जी हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे गांव में आकर के आप चौपाल लगाइए, लेकिन समय उतना नहीं मिल पाता है। लगातार चलते और हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं 2-3 महीने की मेहनत के बाद। और काफ़ी उत्सुकता लोगों में है और काफ़ी मतलब संख्या में लोग आए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक परिचय कराता हूँ, उसके बाद हम सीधे समय ना ख़राब करते हुए चौपाल चर्चा आगे करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं गन्ने के ऊपर। इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक रहेगा खेत की तैयारी, कि आज से हम क्या करें अगर फरवरी में गन्ना बोना है तो। उसके बाद नॉर्मल समस्याओं पे बात करेंगे किसानों की, जैसे टॉप बोरार, पोका बोइंग, खेतों को मजबूत कैसे करें, लाल सड़न को कैसे रोकें, इन बिंदुओं पे बात होगी। मुख्य बिंदु ये रहेंगे और थोड़ा बताना ज़रूरी होता है कि ताकि आपको ये पता चल सके कि पूरी वीडियो में क्या है। प्रधान जी नमस्कार, आपका एक परिचय हमें चाहिएगा। मेरा नाम शफीक अहमद, पूर्व प्रधान, ग्राम फजलपुर ढाकी, ब्लॉक नूरपुर का ये आखिरी गांव है। पश्चिम साइड में हमारा करणपुर गांव है और ये हल्दौर ब्लॉक, और इधर दक्षिण में जो है मसीद ग्राम है, ये हमारा जलीलपुर ब्लॉक है। और मैं आज राहुल जवान जी का जो अपना बलिदान ये रात दिन दे रहे हैं। रात में 9 बजे बात हुई तो ये काशीपुर थे, इन्होंने तो मतलब वे तो रात दिन एक कर रखा है इन्होंने। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, शुक्रिया कि ये ढाकी के अंदर आए। और जितने भी आदमी हमारे यहाँ सभी गांव से आए, बहुत उनका शुक्रिया, प्रधान का बहुत शुक्रिया अदा ऐसा करता हूँ। हाँ सब, हाँ कई गाँव के लोग हैं, 10 गाँव के आदमी हैं, सभी का बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ना। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राहुल जवान। अब ऐसा नाम आपने कभी सुना नहीं होगा ना, राहुल चौधरी सुना होगा या अलग अलग तरीके के नाम सुने होंगे, टाइटल सुने होंगे, खान सुना होगा, पठान सुना होगा, ये जवान कहाँ से आ गया। मैं भारतीय सेना से आता हूँ। 18 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं और सेना में नौकरी करने के दौरान मुझे लगा कि किसानों के साथ जाना चाहिए। किसानों को सही बातें समझाने वाले लोगों की कमी है। मतलब आप मोटे शब्दों में समझ लीजिए कि जमात लगाने वालों की कमी है। जो ओरिजिनल जमात लगा रहे हैं वो है नहीं। तो हम जमाती बन गए साहब, और हमने गाँव जा कर के लोगों को जो सीखा, सीखते गए, बताते गए, सीखते गए, बताते गए, सीखते गए, बताते गए। कहते हैं ना कि आपको इतना इल्म एक साथ बैठ करके पढ़ने से नहीं आएगा, इतना 1 साल जमात में चले जाओ, अब समझ जाओगे दुनिया क्या है। तो वैसे हमने साहब ये पकड़ी और हम निकल गए किसान कार्यशाला में, और हमने लोगों को गांव-गांव जाके वो बेसिक चीज़ें सिखाई कि आप किस तरह खेती कर सकते हो। इस आज जो हम जिस चक्र में फंस गए, तो यहाँ फंसे कैसे, तो बस वो करते करते साहब, और ये फौजी से और यहाँ तक का एक सफ़र आ गया। लगभग 12 साल मुझे हो गए हैं इस काम में, और कैमरे के सामने मैं 5 साल से सक्रिय हूँ। अभी लगा ऐसा कोई राज्य नहीं है भारत का, या ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसमें हम लोग काम नहीं कर रहे किसानों के लिए। आप लोगों के आशीर्वाद से हम किसी से पैसा नहीं लेते किसान से। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। गाड़ी में तेल आप लोगों का ही है, आप लोगों का मतलब मेरा है। मैं प्रधान जी से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया हूँ यहाँ आने का, ना हमारी कोई फ़ीस होती है। आप हमें 1000 बार फ़ोन करेंगे तो फ्री सेवा है, नहीं करेंगे तो मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगा। आपके खेत में गड़बड़ है, आप मुझे 100 बार फ़ोन करो, मैं आपको 100 बार फ्री में चीज़ें बताऊँगा। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं फ़ोन कर पाऊँ तो मेरे पास उतना समय नहीं होता है। अभी पहले अलग बात थी, अभी थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो गया। हम लोग काम कर रहे हैं ना गन्ने पे, ना केले पे, ना धान पे, ना चने पे, ज़मीन पे। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात समझो, आज पूरी दुनिया के पास कुछ ना कुछ है। जैसे आप इराक, ईरान के पास जाओ तो उनके पास तेल के भंडार हैं, है नहीं? किसी के पास हीरे जवाहरात हैं, किसी के पास कीमती पत्थर हैं, किसी के पास लकड़ियां हैं, किसी देश के पास बांस हैं, किसी देश के पास कुछ अलग कलाएं हैं। हमारे पास ऊपर वाले ने जो नेमत बरती है हमें, वो दी है ज़मीन और जलवायु और पानी। ये 3 चीज़ हमारे यहाँ कुदरत ने बड़ी ज़बरदस्त दी है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक ही देश में पान का पत्ता भी हो रहा है। अभी मेरे पास एक किसान का फ़ोन आया था, वो पान के किसान है, त्रिपुरा से फ़ोन कर रहे थे। तो वो यहाँ पे गन्ने की खेती भी हो रही है, यहाँ पे केले की खेती भी हो रही है। ये अपने आप में एक 28 देश समझ लो आप इसे, तुम भारत को। यहाँ हर ज़िले में कुछ ना कुछ अलग है। आप ही के बिजनौर ज़िले में लोग यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट भी उगा रहे हैं, केला भी उगा रहे हैं, गन्ना भी है, अलग अलग फसलें हैं, स्ट्रॉबेरी भी है, और आपके क्या बोलते हैं अंगूर तक। मेरठ के पास एक गांव है, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त अंगूर होता था। मैं तो हैरान हो गया सुन के, अंगूर बोले हम तो 20 साल से अंगूर करते हैं मेरठ में अंगूर। बोले जी हम तो 20 साल से करते, पिताजी के समय से। हाँ, और बड़ा अच्छा लगा साहब सुन के। तो पहले तो दिमाग से ये निकालना है, बस पहले तो दिमाग से ये निकालना है कि अंगूर
जब हो सकता है तो खाली गन्ने के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो? या तो हमारी ज़मीनें ऐसी होती कि भाई हम गन्ने के अलावा कुछ उगा ही नहीं सकते भैया, मजबूरी हमारी, ना तो रेट उस तरीके के मिल रहे, ना हमारी मेहनत उतनी सामने आ रही, लेबर कॉस्ट हर साल बढ़ती है। अभी 20 रुपये बढ़े हैं और लेबर का हिसाब पूछ लियो, अगले साल देखो 20 रुपये बढ़ा देगा वो पर्ची पे कि जितने लूँ प्रधान जी, तेल वाला बढ़ा देगा, सबके बढ़ जाएंगे, हमारे उतने, हम और 20 रुपये नीचे पहुँच जाएंगे। इससे ना बढ़ते तो ठीक थे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? एवरेज की बात करें तो हम जा रहे हैं 35 कुंटल, 40 कुंटल का एवरेज आ रहा है अभी। अगर 50 बीघे का कोई किसान हो यहाँ और उससे ये कहो कि भैया तूने पूरे साल मेहनत करी, तेरा एवरेज क्या है, तो बेचारा वो कहेगा जी 50 मुश्किल से पकड़ा, आपको तो जी बाहर आ गई है नहीं। हम लोग किस बात पे जिक्र कर रहे हैं? वैरायटी पे, कि वैरायटी, अगर मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ तो मेरे जो दोस्त नए नए आएंगे वो कुछ दिन टिकेंगे, बाकी ज़्यादा दिन मेरे पास टिकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। अगर आपकी ज़मीन मजबूत नहीं है तो आपके पास कोई सी वैरायटी नहीं टिकने वाली, कितने दिन चला लोगे? तो हम लोगों की जो ज़मीनें हैं ये हमें कुदरत की दी हुई नेमत है। हम ये किसी भी गोष्ठी में जाओ, मैं कई बहुत जगह पे जाता हूँ तो लोग ये नहीं पूछते कि साहब ज़मीन कैसे सुधारूँ, बस वैरायटी। अभी ये इधर से आवाज़ आ रही थी कि बस ये बता दो साहब कि गन्ना यो हम फंसे हुए हैं, बच्चे कैसे हैं। नहीं, आपने ये जिक्र नहीं करा कि साहब ये हमारी मिट्टी कैसे बचे। अगर ज़मीन बच गई तो कोई सी वैरायटी लगा लेना। 38 भी ऐसा खड़ा है इस बिजनौर में कि वो आप देख के हैरान रह जाओगे कि 38 है जिसकी ज़मीन मजबूत है। तो हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया, और हमें करना भी ज़मीन पे है। अभी जो छोटे छोटे बालक हैं जो हमें ऊपर से देख रहे हैं, इन बालकों को नहीं पता हम इनके पेट पे कितनी बड़ी लात मारने वाले हैं। हम लोग अंधाधुन, बिना सोचे बिना समझे जो मिला खेत में डाला, केवल उत्पादन की दौड़ में हम पागल हो गए। उत्पादन की दौड़ की बात करें तो हम लोगों ने ये कि मेरा खान साहब से ज़्यादा, खान साहब का चौधरी साहब से ज़्यादा, चौधरी साहब का पांडे जी से ज़्यादा गन्ना निकलना चाहिए। हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा ली 2024 आते आते, और जो जितना धनतेरस था उसने अपनी अपनी कोशिश कर ली और हमने निकाल भी लिया। अब मुझे ये बताओ, जब यहाँ पे 67 गन्ना था, 58 गन्ना था, उस समय में हम कितने बड़े कर्ज में थे सरकार के? मेरे ख्याल से किसी पे कर्ज नहीं था। 80% आदमी कर्ज मुक्त था, क्योंकि साला कृषि कार्ड नहीं बना था जब तक। जैसे ही 38 छोड़ो, जैसे ही हम आगे बढ़े और हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी आई तो खान साहब को लगा कि अब बेटा तेरे मजे आ गए, अब तू राजा बनने वाला है नहीं। और आपने नई टेक्नोलॉजी लाई और तुरंत जा करके 8.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर लोन पे लेके आए। मैंने ऐसे मेरे गांव में बर्बाद लोग हैं जो ट्रैक्टर लोन पे लेके आए थे कि जुताई करे करूंगा गांव की, लोन देने भारी पड़ गए, खिंच के ट्रैक्टर गए हैं, बेइज्जती और हुई, जमीन और बिक गई। जो बच्चे कुछ 2-4 खूड़ थे, मजदूरी के कगार पे है आदमी। मजदूरी का मतलब होता है मजे से दूरी, समझ गए साहब? तो वो जब टेक्नोलॉजी हमारे इसमें आई तो टेक्नोलॉजी को और हमारी पौराणिक खेती को हमें मिला करके आगे बढ़ना था। हमने मजे में, आपके पास जो इल्म है, आपने जो 50-60 साल की उम्र में कमाया है जिंदगी में, आपके पोती पोते ने बोला ये बुड्ढो क्या तमीज है, हमें तो सब पता, तो वे गड्ढे में गिरेंगे, लिख कर ले लो। जैसे हम आज गिरे पड़े, हमें होश नहीं आ रही, हम एक के ऊपर एक आगे गिर गया हमारे। जैसे ही गड्ढे में पीछे निकलूँ तीसरा टांग खींच ले मेरी, और मैं भी गड्ढे में, तू भी यहीं रहे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि खेती करूँ कैसे। 2024 में गन्ना बोते, 25 में गन्ना बोते डर रहे हैं अब सब, और यही गुफ्तगू है कि भैया बोऊँ क्या, करूँ कैसे, बता दे यार एक बार। और भरोसा कोई किसी का नहीं कर रहा, पूछते रोज हैं एक दूसरे से। मैं गलत तो नहीं कर रहा? सही बात है। तो हम लोगों ने जो गड़बड़ करी है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि हमारे देश में उस समय पे जरूरी था, जब हम लोग दो तो लड़ाइयाँ झेल के बैठे थे, एक पाकिस्तान से और एक बांग्लादेश वाली। उस समय में कुछ लोग इधर हुए कुछ उधर हुए, तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए और उनको भोजन देने के लिए हमारे पास थोड़ी सी जरूरत पड़ी कि भाई थोड़ा सा खाना बाहर से ले आओ, कृत्रिम फूड जैसे डीएपी, यूरिया, इन चीज़ों की। लेकिन वो 20 से 25 साल की संस्कृति थी कि इतने ही साल देना था, और हमने इसको अनलिमिटेड बढ़ा दिया, और फिर हम इसको रोक नहीं पाए। जैसे नशे की लत, कभी कभार कहीं ब्याह शादी में गए, हो गया, अब तो तुम रोज वाले हो गए, फिर बोतल पे आ गए तो किडनी तो खराब होनी है साहब। तो अब हमारी तो किडनी पे गई, डायलिसिस भी नहीं हो पा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि छोड़ दो। अब भी नहीं छोड़ना तैयार, अब भी नई ढूंढ रहे हैं वैरायटी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं कहाँ जा रहा हूँ धीरे धीरे।
तो हम लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे अपने खेतों से जो मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस, मतलब मित्र का मतलब है जो जमीन में कुदरत ने पैदा करे हैं फसल को बचाने के लिए, वे कीड़े, वे फंगस जो कुदरत ने फंगस को मारने के लिए दी हैं। खान साहब अमरूद बाद में खा लियो, दूसरे कहीं ना भागने के, मुझे सुन लो 2 मिनट, या अमरूद खा लो, मैं इसे स्टॉप करूं थोड़ी देर। हाँ बोल लो मत, बोलने में मजा खराब हो जाए सामने वाले का, तो फ्लो टूट जाता है बोलने वाले का। दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसका फ्लो टूट जाता है कि मैं किसको समझा रहा हूँ, तो अमरूद खाने में मस्त है, ये अमरूद भी नहीं उगने का 2 साल बाद तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ये केमिकल फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा ले गए, जो औकात से ज़्यादा था, और अब हमारी ज़मीन ही इसको नहीं पकड़ रही। पकड़ेंगे कैसा, ज़मीन का एक रेशियो होता है, जैसे आप पानी में नमक घोल लो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, उसका लेवल हो गया पूरा। आज हमारी ज़मीनें सख्त हो गई, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए। हमारे दादा परदादा जो हल से खेती करते थे, हम अब बड़े ट्रैक्टर के पिछले पहिए की तरह अगले पहिए इतने बड़े बड़े हो गए जितने पिछले थे, तो भी धंस जा कहीं कहीं, और इतना लंबा हल आ गया। एक वो 3 साढ़े 3 फुट का देखा होगा आपने, घेर में रखा हुआ किसी के, कि वो ज़मीन फाड़ देगा, इससे अगले बार 6 फुट का आ जाएगा। कब लो फाड़ोगे धरती को, छाती फाड़ो थोड़ी सी, और थोड़ा सा काम करो कुदरत की तरफ जाके। अच्छा मजे की बात, इसका सबका समाधान है, हम समझने को तैयार नहीं है। तो हम लोग आधुनिकता की दौड़ में, उत्पादन की दौड़ में इतने आगे बढ़ गए, 150 कुंटल, 200 कुंटल, 180 कुंटल, क्या उखाड़ लिया हमने, बताओ आप मुझे। हम कर्ज में दब गए, गाड़ी की जरूरत नहीं है घर में, साल में 2 बार ब्याह में जा रही, लेकिन 12 लाख की लेकर खड़ी कर ली। भाई इस गाड़ी को नहीं कर रहा, एक आम बात बता रहा हूँ, गाड़ी लेके खड़ी कर ली। ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, पूरे गांव में 5 ट्रैक्टर बहुत हैं, लेकिन हमारे पूरे गांव में कम से कम 100 ट्रैक्टर होंगे। तो इसका कर्जा किसके सिर पे है, किसान के सिर पे है। घर घर में ट्रैक्टर, 2 बार जुताई हो रही, बाकी खड़ा, सर्विस खा रहा है, तेल खा रहा है, उसकी उम्र कम हो रही है। चलो अब उसको तो हम नहीं बदल सकते, वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। आज हम खड़े हैं ऐसी स्थिति में कि हमारी ज़मीनों की फंगस नहीं जा रही। मैं आप लोगों की समस्या बता देता हूँ। पहली समस्या, गन्ना सूख रहा भैया, फंगस हमारे खेत से नहीं जा रही। दूसरी समस्या, हमारे खेत में नीचे से भैया कीड़े भी हैं, जैसे जड़ पौधा थोड़ा इतना बड़ा हुआ तो लाल मुंह की सुंडी आ गई, वो गई तो एक काली वाली सुंडी आती है जो जड़ में छेद करती, नीचे से घुसती है, वो गई तो ऊपर से साफ टोपोरर आ गया, टोपोरर गया तो पोका बोइंग आ गया। भैया हम तो मर लिए यार, एक बोतल लाते नहीं, दूसरी बोतल आ जा, दूसरी बोतल नहीं, तीसरी बोतल नहीं, चौथी करें तो क्या करें। कमजोर आदमी को 100 बीमारी, मजबूत आदमी को कोई बीमारी नहीं है। नहीं मजबूत को नहीं, ऐसे भी लोग होंगे जो मजबूत हैं, जिनमें मैं ऐसे खेत दिखा दूंगा जो 38-120 कुंटल काट रहे हैं। मेरे पास चैनल पर वीडियो पड़ी, बिजनौर की है, बाहर के नहीं। एक ये फौजी साहब बैठे हैं आपके यहाँ, ये खासपुर के, इनका खेत देख के आओ। 38 है साहब आपके पास, 38 है, 38 काटा, ठीक ठाक काट लिया। ज़मीन पर काम करें इन्होंने फौज से आने के बाद, ज़मीन पे मतलब खेत के लिए। अब हमें करना क्या है, तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं, 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि हमें उतना खाद देना है जितना ज़रूरी है। हमें यही नहीं पता हमें खाद देना कितना। एक तो अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग, अपने ज़िले में सरकारी संस्थाएं हैं 2, एक कृषि विभाग, एक कृषि विज्ञान केंद्र, उन पे जाओ और उनको कहो कि हमें मिट्टी की जांच करानी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, आपको मिट्टी की जांच करवा के देना। मेरे ख्याल से निःशुल्क होती है या कुछ थोड़ा बहुत उसका शुल्क है, और आप प्राइवेट लैब से भी करा सकते हो। मिट्टी की जांच से ये पता चलेगा उसकी ज़रूरी क्यों है। जैसे आप आ गए, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आज यहाँ आया था मैं, और मैंने ये प्रधान जी को बताया नहीं कि मैं खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। अब मैं फौजी साहब के घर गया, पीछे खीर खाई आया, आपने मुझे बैठा लिया, आपने मुझे थोड़ा सा पनीर की सब्जी खिला दी। तो मैं जब यहाँ आया तो हाजी साहब मुझसे बोल रहे, प्रधान जी के राहुल भाई खाना खाओ। मैं तो खा खाया। नहीं भाई साहब, मेरे घर में राड़ हो जाएगी, खाना पड़ेगा। बेगम ये बोल रही कि तुमने तो बनवाया, खाओ। तो पहली बात तो मैं बेमन खाऊंगा, अगर मैंने खा लिया तो मेरी तबीयत खराब होनी, और तीसरी बात मैं थोड़ा थोड़ा ही मुंह मारूंगा, और तुम्हारा जो बचा वो मेरा जूठा कोई घर में खाने का नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने, अगर हमें एक 10 किलो DAP की जरूरत थी, पता है नहीं कितना डाल लूँ, तो मैंने क्या करा कि जो है फैजान भाई डालना है 1 बोरी, तो राहुल भाई ने भी 1 बोरी लिया है खरीद के, पता ही ना डालना कितना। अब देखा यार, ये दाढ़ी वाड़ी पढ़े लिखे आदमी, ये 1 बोरी डालना तो मुझे 1 ही डालनी चाहिए, ऐसे तो हो रहा है अभी।
बंदर की तरह नकलची मामला। अब मेरे को थी 10 किलो की जरूरत, तो यो 40 किलो कहाँ जाएगा? यो बोलता तो है नहीं खेत, ये पड़ा रहेगा, जमीन सख्त होगी और जमीन में फिक्स हो जाएगा। फिक्स मतलब ना तुम्हारा ना मेरा, विवादित जमीन जैसे दो घरों के बीच में रहना एक इतनी सी, और ना तेरी ना मेरी वाली, वो वाली स्थिति हो गई। अब यो फिक्स हो गई, यो किसी की नहीं। तो हमें ये नहीं समझाया गया कि बैलेंस फर्टिगेशन कैसे देना है किसी भी फसल में। अब या तो मिट्टी की जांच कराओ, तो मिट्टी की जांच में ये पता चलेगा कि मेरे खेत में अवेलेबल जो है, जैसे फास्फोरस आपने दिखा होगा कार्ड पे लिखी आती कि फास्फोरस 280 किलो, पोटास इतने किलो, पोटास इतने किलो, हेक्टेयर के हिसाब से आता है वो। अब आपने ये देखना है कि अगर मैं गन्ना बोने जा रहा हूं तो गन्ने की डोज क्या है। अब एक सामान्य किसान अगर गन्ना बो रहा है, साधारण किसान, तो उसको जो गन्ने को चाहिए वो चाहिए उसको लगभग 100 किलो के आसपास में नाइट्रोजन, 50 किलो के आसपास में फास्फोरस और 200 किलो के आसपास में पोटास। ये सामान्य किसान की बात कर रहा हूँ। जिसको 50 कुंटल आ जाए तो भी वो खुश है, 70 आ जाए तो भी खुश है, 80 आ जाए तो लो अल्लाह का फजल, वो अलग बात हो गई। लेकिन वो इतने से इतने के बीच में खुश है, उसका लग भी कुछ नहीं रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 70 या 100 नाइट्रोजन मुझे देनी है, तो मेरे खेत में अवेलेबल कितनी है। तो नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पूरा कर ही देते हैं, वो चाहे जमीन में हो या ना हो नाइट्रोजन। वो तो नाइट्रोजन वाले ऊपर से सिलेंडर भरते हैं और नीचे दे देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आपने एनपीके कंसोर्टियम में सुना होगा लोगों से, है नहीं, कि नाइट्रोजन के जीवाणु हैं। अब फास्फोरस वाले, तो फास्फोरस हो गया, पोटास हो गई, यानी कि और जितने भी खाद हैं इनको कहीं और से नहीं दिया जा सकता। अगर वो जमीन में उपलब्ध हैं तो उपलब्ध जो पड़ा है जमीन में फिक्स होके पड़ा है, आपका मेरा पुराना डीएपी पड़ा है या गोबर की खाद हमने डाली, तो वो फिक्स वाले को पौधे को पकड़ाने का काम करते हैं। अब हमारे खेत में डीएपी तो है, लेकिन वो देने वाले, अभी अमरूद तो कटवा दिए, खान साहब ने मंगवा दिया अमरूद, दूसरा काट के देने वाला कोई है ही ना, तो अमरूद आते कैसे हमारे पास। तो अमरूद से जरूरी है अमरूद को देने वाले, तभी तो अमरूद खाया आप लोगों ने अभी। और ये बालक भाग जा तो अमरूद भी सपा। तो हमारे खेत में जो उस खाद को जो तुम डाल रहे हो, देने वाले जो बैक्टीरिया हैं वे नहीं बचे। हमारी अज्ञानता की वजह से जब ये रासायनिक खाद पड़ता है तो इसके अंदर से तेजाब निकलता है, गैसें निकलती हैं, जिससे जो मित्र सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन की सतह को छोड़ देते हैं, नीचे चले जाते हैं या डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब है एक ऐसी अवस्था जैसे हम लोग वेंटिलेटर पे चले गए, सुसुप्त अवस्था, कि भैया लो मेरे बस का कुछ नहीं है। जब उनकी हालत ठीक होगी, उनका माहौल मिलेगा, वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो फास्फोरस के हो गए, पोटास के हो गए, ये जितने भी बैक्टीरिया हम लोगों के खेतों में होने चाहिए थे वो नहीं है। अब हम गोबर खाद डाल रहे हैं तो फंगस आ रही। एक बात बताओ, जब यहाँ अमरूद ही खाने वाले ना रहने के तो अमरूद को तो कुत्ते बिल्ली आके मुंह मारेंगे इनमें। हमारे खेत में जब बैक्टीरिया देने वाले नहीं है तो गोबर का खाद का करोगे, क्या देगे? गोबर खाद में मित्र फंगस थोड़ी है, मित्र फंगस तो जीवामृत में है, घनजीवामृत में है, ट्राइकोडर्मा में है, बिबेरिया बेसियाना में है, मेटरिजियम सोपर, उसे तुम डालने को तैयार नहीं। तो भाई इससे क्या होगा? मुझे तो शीशी दे दे, एक बार में डाल दूँ, 1-1.5 महीने में छुट्टी हो जा। ये जो शीशियाँ हैं ये ऐसे हैं जैसे लाइसेंसी रिवाल्वर, वो हमारी आत्मरक्षा के लिए विशेष परिस्थितियों में फायर करने के लिए मिला है। हम उससे कुत्ता बिल्ली चिड़िया सब मार रहे हैं। कोई गेट पर बांध मारे, धंधे नहीं गोली मारी, कौन है भाई? अरे भैया वो उसके लिए नहीं बना, मर जाएगा कोई अपना इससे। तो ये जो हम रासायनिक फंगिसाइड और कीटनाशक लेके आते हैं, इनसे अच्छे और बुरे सब मर रहे हैं। अगर इनसे कीड़े मरते तो 30 साल 40 साल से कीड़े मार रहे हो, मरे क्यों ना अब तक? तो जी अब तो असर ही करना बंद कर दिया। तो हमारी ज़मीनों में पहले हमें ये देखना है कि मेरे पास उपलब्ध कितना है, अब मुझे इसमें चाहिए कितना। तो कितना मेरे घर में कूड़ा पड़ा है, कितना मेरे घर में गोबर की खाद है, कितनी मैंने पत्ती जलाई, 1 एकड़ में कितनी पत्ती होती है, उस पत्ती से कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास मेरे खेत को मिलेगा, ये भी जोड़ना है। उसे माचिस की तिल्ली नहीं दिखानी, उसे खेत में मिलाना है गन्ने की पत्ती को। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा देगी, समझ में आ जाएगा तीसरे साल बाद आपको ताकत क्या है। और आपका जितना भी अवाल बवाल खेत में पड़ा, कूड़ा है घूड़ा है, सबको खेत में मिलाओ। अब जो इससे बच रहा है लास्ट में, वो हम थोड़ा बहुत बाजार से ला करके अपने खेत की पूर्ति कर लेंगे और धीरे धीरे बाजार वाले को छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने एक सूत्र निकाला जब हमने खेती करी, तो हमें भी यही समझाया गया था जब हम गए कि अब 80% फिक्स होता है। अब 80% फिक्स तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कोई ये फिक्स को तोड़ें कैसे।
तो फिर हमने इसके लिए एक चीज़ निकाली जिसका नाम रखा भट्टी खाद। अब किसी भी रासायनिक खाद को अगर डायरेक्ट देते हैं खेत में, जैसे हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं खा सकते, आलू गोभी अगर खाना है तो पहले रसोई में ला के बनेगा, सम्मान के साथ बनेगा, कटेगा, उसके बाद वो थाली में पक के आएगा। ऐसे ही खेत के जो भोजन है उसका भी सम्मान करो। कच्चा गोबर है पहले उसे पकाओ, अच्छे से पकाओ, और उसके अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालो, तब इसको खेत में डालो, बीमारी नहीं आएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिया, गड्ढा खोद दिया जेसीबी से 1500 रुपये मंगवा के, उसमें गोबर भरते गए, बरसात का पानी उसमें खोल दिया और हम बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी बदबू आ रही है, बड़ा बढ़िया खाद बना। यही है राड़ की जड़। यही है फंगस, सारी बीमारी तुमने इकट्ठी कर रखी और अब खुश हो रहे हो कि देखो कितना बढ़िया गन्ना होगा। वो गन्ना तो ना हुआ, पीले और पड़ गए दूसरे वहाँ। उसका कारण ये सड़ी हुई खाद। खाद सड़ी हुई नहीं चाहिए, पकी हुई खाद चाहिए। पकाने के लिए कोई आइटम की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन के ऊपर बनाओ, 1.5 फीट ऊंचा इसका ढेर होना चाहिए, लंबा कितना भी कर लो। ये 45 दिन में अपने आप डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी। गुबरेला कीड़ा आपने देखा होगा, आना शुरू हो जा, गोल गोल जो गोले से बना हुआ है इसके गोबर के। आप कहीं गोबर का चौथ देखो, डंगर का पड़ा हुआ, कटड़े का, और 5 दिन बाद जाकर देखो वहाँ क्या मिलेगा। और आप वहीं पे एक छबड़ा गोबर डाल दो, फिर देखो जाके क्या मिलेगा। और फिर आप एक बुग्गी डाल दो, तो बीच वाला नहीं सड़ेगा, बाकी सब वो बीच वाला नहीं वो होगा डिकम्पोज, बाकी सब हो जाएगा। इतना देख के भी समझ में नहीं बात। इसका मतलब ये है कि गोबर के ढेर को कम दूरी पे रखना है, 1.5 फीट तक। 1.5 फीट तक में हवा ऊपर बाहर होती रहेगी तो ये जल्दी पक जाएगा और ये बीमारी रहित रहेगा। तो हम लोगों ने गोबर की पकी हुई खाद में रासायनिक खाद को, जो भी कोई रासायनिक खाद अपने पास हो, कितना लेना, 3 गुना। अगर 10 किलो डीएपी है तो 3 गुना गोबर की खाद में मिला करके इसको आप 8-10 दिन रखो, थोड़ी सी नमी दे दो, और ये खाद हमने देना है। एक तो हो गया भट्टी खाद। खेती करने का सूत्र बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा ये है क्या। पहले मोटा मोटा समझा देता हूँ। नंबर 2 आपका आ गया, आज की तारीख में खेती करनी है तो नंबर 1 पाएगा जीवाणु और फंगस, मित्र फंगस। ये बहुत महंगे नहीं हैं, ये फ्री में मिलते हैं, बस आपको पता नहीं, आज बता के जाऊँगा। नंबर 2 भट्टी खाद बना के खेतों को दो अपने। जो भी खाद देनी, 50 किलो डीएपी नहीं देना, मैं 10 किलो डीएपी को 50 किलो बना के दूंगा। तो तुम्हें तो 50 किलो से मतलब है ना। अब वो मैं कैसे बना के देना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं 50 किलो डीएपी दूंगा आपको, 10 किलो से 50 किलो कैसे बनता है। नंबर 3 पे आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस है जो पौधों की जड़ों के ऊपर बैठती है। जैसे हमारे घर के बाहर कुत्ता, हम उसे रोटी डालते हैं, वो हमारी फ्री में हिफाजत करता है। रोटी हमको सेका थोड़ी दे रहे हैं उसे, वो बची उची रोटी सूख गई, कल किसी ने खाई नहीं, बे कुत्ते को दे दी, कुत्ता हिफाजत कर रहा है। तो माइकोराइजा पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ करके अपनी खुद की जड़ें पौधे को देता है, लंबी लंबी। तो एक पौधे में बहुत ज़्यादा जड़ें आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा यार ये गुच्छा कैसे बन गया जड़ों का। जितनी ज़्यादा जड़ें उतना ज़्यादा भोजन, उतना बढ़िया आपकी फसल। तो माइकोराइजा खेत में चलाना है, ये भी बताऊंगा कैसे चलाना है। इसके बाद आता है आपका हार्मोन्स। अगर आपने सब कुछ दे दिया, खाना पीना दे दिया, सब दे दिया, अच्छी परवरिश दे दी, पढ़ाई दे दी, और बालक को अच्छा इल्म नहीं दिया, आवारा बन जाएगा वो। बढ़िया स्कूल में भेजोगे तो आईपीएस आईएएस बनेगा। तो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, आपको आपकी फसल को एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं कि उसकी फसल में जो काम है जिसका, वो अपने काम को अच्छे से करे। ये हार्मोन्स का काम होता है करवाने का। हार्मोन्स फ्री में बनते हैं। उस दिन आप तो गए थे प्रधान जी, हार्मोन्स फ्री में बनते हैं घर पे। आज फ्री के बताऊंगा, पेमेंट वाले बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पूरे चक्र में 4 चीज पकड़ लो, भट्टी खाद, जीवाणु, माइकोराइजा और हार्मोन्स। आपकी खेती को बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। बाजार जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मन करेगा तो पहले साल जा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो खर्चा आप आज की तारीख में 100 रुपये कर रहे हो वो कट करके 30 रुपये के आसपास में आ जाएगा। और ऐसा मैं खाली बकवास नहीं कर रहा हूँ कैमरे के सामने, मैं करवा रहा हूँ। हज़ारों लोग कर रहे हैं, इसमें भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। इसको यहीं पे रोकते हैं।